यहाँ पर ज्यादातर आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे और उस पर आधारित कंसेप्ट होंगे। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ मेरे बच्चों। ये आप लोगों के पास क्या है दोस्त, परमाणविक भार है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोगों के पास परमाणु की संख्या हो जाएगी। आप लोगों के पास मोल का फॉर्मूला ये होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास मोलिकुलर वेट। बोलो 1.01 और 1.51 में से मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो Na2SO4 का अणुभार में क्या करोगे आप, सर धनायन वाला ले लिया और ऋणायन वाला ले लिया और दोनों को जोड़ दिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? है ना, एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर एक माइंड मैप सीरीज यहाँ पर लाई गई है, जिसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो बैकलॉग हुए हैं टॉपिक्स में, उन टॉपिक्स को कर सकते हो और उन टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाएगी। तो बेसिकली माइंड मैप सीरीज में क्या होगा बेटा, मैं आपको बता देता हूं। ये एक प्रकार की क्विक रिवीजन सीरीज है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहां पर कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, जो एक्सेस थ्योरी होती है वो आप लोगों को आपके बैचेस में पढ़ाई जाएगी आपके टीचर्स के द्वारा, लेकिन यहां पर ज्यादातर आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे और उस पर आधारित कंसेप्ट होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए इसी के साथ हम फिजिकल केमिस्ट्री में शुभारंभ करते हैं हमारी इस माइंड मैप सीरीज का। और आपके इस माइंड मैप सीरीज का जो पहला चैप्टर है वो है बेटा आप लोगों के पास रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहां पर आप लोगों के पास है। तो आइए मेरे दोस्तों, आप लोगों के पास यहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों के पास होता है वो है मोल कंसेप्ट के कुछ बेसिक्स रूल, कुछ बेसिक चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी होती है, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर सिखा देता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, मोल कंसेप्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर सिखा देता हूं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, जरा शांति के साथ देखने की कोशिश करना। सर जो मोल शब्द आप लोगों के पास यहां पर होता है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, पदार्थों को मापने की एक एसआई यूनिट है। यानी मैं यहां पर बड़े ही सिंपल शब्दों में आप लोगों के पास लिख दूंगा कि भाई मोल क्या होता है आप लोगों के पास। सर मोल और कुछ नहीं, एक प्रकार की एसआई यूनिट होती है, एक प्रकार की एसआई यूनिट है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब सर इस मोल का यूज कहां किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए। तो सर मोल का यूज मापन में किया जाता है, मोल का प्रयोग मापन में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है मेरे दोस्त, आप लोगों के पास मापन में यहां पर किया जाता है। अब सर किस चीज का मापन यहां पर किया जाएगा, जरा इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सर मापन में आप लोगों के पास यहां पर वेरियस चीज होती है। पदार्थ का भार हो सकता है आप लोगों के पास मापन में। ठीक है, आप लोगों के पास आयतन हो सकता है मापन में। ठीक बात है, हाँ सर। और इसके अलावा आप लोगों के पास अणु या परमाणुओं की संख्या हो सकती है। अणु या फिर परमाणुओं की संख्या आप लोगों के पास हो सकती है। यानी इन चीजों का यहां पर आप लोगों के पास मापन किया जाता है बेटा मोल के द्वारा। ठीक बात है सर। सर सर एक मोल में क्या होता है, सर एक मोल आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। एक मोल किसके बराबर होता है बेटा, आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। यानी मैं आप लोगों के पास यहां पर क्या लिखूंगा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा बहुत शांति के साथ। एक मोल में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें हो सकती है, जरा शांति के साथ देखने की कोशिश कीजिए। सर एक मोल में आप लोगों के पास यहां पर हो सकता है बेटा आवागाद्रो संख्या, या आप लोग इसे बोल देते हो बेटा Na, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। कितनी होती है बेटा, 10⁻23। ठीक है सर, एक मोल बराबर आप लोगों के पास होता है बेटा आणविक भार।
आणविक भार, या आप लोग इसको लिख देते हैं मेरे दोस्त ग्राम आणविक भार, ग्राम आणविक भार। और ये चीज किसके लिए लिखी जाएगी मेरे दोस्त? अणु के लिए लिखी जाएगी। ये चीज यहां पर किसके लिए लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास? सर अणु के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं बेटा? अणु के लिए यहां पर आप लोगों के पास लिखी जा रही है। ठीक बात है मालिक, ठीक है। सर परमाणु के लिए यहां पर क्या लिखोगे आप? सर परमाणु के लिए क्या लिख सकते हो? सर परमाणु के लिए लिखा जाएगा कि 1 मोल बराबर, सर यहां पर लिख सकते हो आप परमाणविक भार बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा ग्राम परमाणविक भार। ठीक है। और ये चीज किसके लिए होगी? ये चीज होगी यहां पर परमाणु के लिए। ये चीज यहां पर किसके लिए होगी दोस्त? परमाणु के लिए आप लोगों के पास होगी। क्लियर है इतनी चीज यहां पर? हाँ, है ना? ये दो चीजें यहां पर आप लोगों के पास होगी। ठीक है सर, इसके अलावा यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर यहां पर लिख सकते हो गैसों के, गैस के 22.4 लीटर के बराबर। 1 मोल बराबर गैस के 22.4 लीटर आप लोगों के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के पास बेटा टर्मिनोलॉजी में यहां पर काम आती रहती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो आइए अब अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी बात यहां पर मोल के रिस्पेक्ट में बताना चाहूं तो आप क्या लिखोगे? जरा शांति के साथ, धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर 1 मोल बराबर होते हैं बेटा आप लोगों के पास आवागाद्रो संख्या, बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, ये संख्या है। इसके अलावा ये होता है बेटा आप लोगों के पास आणविक भार। आणविक भार याद रखना अणु के लिए होगा। आणविक भार किसके लिए होगा मेरे दोस्त? अणु के लिए। और सर अगर परमाणु दिया हुआ है तो यहीं पर आप लोगों का परमाणविक भार आ जाएगा। ये आप लोगों के पास है परमाणु के लिए। ये क्या है आप लोगों के पास? परमाणु के लिए। और अगली चीज जो यहां पर आप लोगों के पास है वो है बेटा आप लोगों के पास कि एसटीपी पर गैस का 22.4 लीटर, गैस का 22.4 लीटर। ये होता है बेटा आप लोगों के पास 1 मोल के बहुत सारे शब्द। तो आप लोगों को इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। क्लियर है? हाँ सर। सर इसके अलावा एक और चीज यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोल जो होते हैं या अवागाद्रो नंबर जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। यानी मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहता हूं कि मोल, मोल या अवागाद्रो संख्या अवागाद्रो संख्या यूनिटलेस होती है। कैसी होती है दोस्त? यूनिटलेस आप लोगों के पास होती है, मतलब इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है सर, इसके अलावा एक और चीज यहां पर आप लोगों के पास देखी जाती है, और वो क्या चीज होती है बेटा कि भाई 1/Na, 1/Na ये 1 AMU के बराबर होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या होता है दोस्त? एटॉमिक मास यूनिट। सर ये बराबर होता है 1 एवोग्राम के, ये बराबर होता है बेटा 1 डाल्टन के, और ये होता है बेटा आप लोगों के पास 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये यूनिट आप लोगों के पास हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, आइए जो टॉपिक लिखा है उसके पहले मैं आप लोगों को फॉर्मुलेज लिख दे रहा हूं कि इस टॉपिक में इसी से ही क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। सर अगली चीज जो यहां पर आप लोगों के पास लिखी जाएगी,
जरा देखने की कोशिश करो। गैस के लिए, गैसों के लिए अंतर संबंध, गैसों के लिए यहां पर बेटा संबंध आप लोगों के पास दिया गया है। जरा देखने की कोशिश कीजिए कि गैसों के लिए किस प्रकार का आप मोल में संबंध देना चाहते हो। तो गैसों के लिए जो संबंध या फॉर्मूला जो यूज आएगा वो होगा बेटा वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट बराबर, सर यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा V इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पर N बाय Na, या इसी को ml में भी लिख देता हूं, V इन ml अपॉन में 22400 इज इक्वल्स टू N बाय Na। ये आप लोगों के पास हो गया गैसों के लिए। गैसों के लिए जो मोल का फॉर्मूला आप देते हो ये आप लोगों के पास यहां पर होता है, ठीक है। ध्यान में रखना ये जो N आप लोगों ने लिखा है ये N होता है बेटा आप लोगों के पास अणुओं की संख्या। ये N यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, अणुओं की संख्या होता है। ये N बराबर क्या होता है आप लोगों के पास, अणुओं की संख्या यहां पर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास एक फॉर्मूला और बताऊं कि भाई परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे आप, अणु की संख्या तो इससे निकल जाएगी, परमाणु की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर अणु की संख्या अणु की संख्या इंटू परमाणुकता, इंटू परमाणुकता, है ना। इससे आप लोग यहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये सारे संबंध गैसों के लिए सत्य है, लेकिन अगर द्रव आ जाए तो डायरेक्ट आयतन को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आयतन के लिए वहां घनत्व दिया जाएगा। आयतन के लिए क्या दिया जाएगा दोस्त, घनत्व दिया जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं नोट लगा के, द्रव के लिए, द्रव के लिए द्रव के लिए घनत्व की जानकारी दी जाएगी। द्रव के लिए आप लोगों को घनत्व की जानकारी दी जाएगी। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों के पास बेटा इस पहले टॉपिक पे, इस पहले टॉपिक से इसी पर ही आधारित क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं। जरा आइए कैसे क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन यहां पर क्या लिया गया है, शांति के साथ देखने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों, ठीक है, शांति के साथ। जरा देखते हैं यहां पर क्या क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकता है। यहां पर चलो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, यह आप लोगों को बताना है कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप देखिए सबसे पहले आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा दे रखी है और परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। ग्राम में मात्रा और परमाणु की संख्या, इसका मतलब आप लोग यहां से क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सर वेट इन ग्राम, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं आप लोगों के पास V इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर बराबर आप लोगों के पास N बाय Na। ये आप लोगों के पास यहां पर फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, बोलिए, ये आप लोगों के पास क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में संबंध क्या है, संख्या पूछी है, ग्राम में मात्रा दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इन दोनों को यूज कर लूं, इन दोनों संबंध को आपस में यूज कर लूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए हम यूज करने जा रहे हैं पहले पॉइंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए। बताइए अकेले ऑक्सीजन का यहां पर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, सर अकेला तो यहां परमाणु है, ये देखो ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका मतलब मैं यहां पर परमाणविक भार ले लूं तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16, ठीक है, सॉरी 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका परमाणु भार 16 बराबर N यहां पर और ये Na। तो याद रखना चूंकि मैंने यहां पर परमाणविक भार लिया हुआ है, ये आप लोगों के पास क्या है दोस्त, परमाणविक भार है,
तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर आप लोगों के पास परमाणु की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा आप लोगों के पास, तो क्या निकल कर आया, n बराबर आया बेटा Na/16। n बराबर क्या आ गया यहां पर, Na/16 आप लोगों के पास आ गया। ठीक है सर, आगे आइए। सर यहां O2 का 1 ग्राम दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन, अच्छा O2 आप लोगों के पास अणु है, तो अणु का यहां पर ग्राम में मात्रा 1, अणुभार कितना है बेटा O2 का 32, बराबर यहां से n/Na आ गया है। तो यहां से आप n निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा Na/32। अब अगर आपने जल्दबाजी में Na/32 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो n आए हैं ये आप लोगों के पास आए हैं बेटा अणु की संख्या आई है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या आया मेरे दोस्त, अणु की संख्या यहां पर आप लोगों के पास आई है। तो इसमें परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे बताइए। अणु की संख्या इंटू कितने हैं इसमें परमाणु, 2 लिखा हुआ है, तो आप अणु की संख्या को यहां पर लिखेंगे Na/32। सर यहां पर परमाणु 2 हैं, 2 से ये 16 बार कट गया, यानी यहां पर भी परमाणु Na/16 ही है। यहां पर भी आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, Na/16 ही है। ठीक है सर, आगे देखिए। तीसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है O3। O3 आप लोगों के पास है, O3 के भी ग्राम में मात्रा 1 ही है। सर एक ऑक्सीजन का 16 था, यहां 3 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु का यहां पर कितना हो जाएगा दोस्त, 48 आप लोगों को पास हो जाएगा। बराबर, आइए आइए सर n/Na यहां पर आप लोगों को पास हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो भाई यहां से n बराबर आप लोगों को पास आ रहा है Na/48। कितना आ रहा है, Na/48। लेकिन ध्यान में रखना ये परमाणु नहीं आए हैं, ये आप लोगों के पास आए हैं मेरे दोस्त अणु आए हैं। क्या आए हैं, अणु। तो परमाणु कैसे निकालोगे आप, वही फॉर्मूला जो अभी आप लोगों को बताया है। परमाणु कैसे निकालोगे भाई, अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। अणु की संख्या है यहां पर Na/48। अब ध्यान से देखिए O3 में, यानी O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे सर, 3। O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे सर, 3 होंगे। सर 3 से ये 16 बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा Na/16। Na/16, तो आप देखिए Na/16 यहां पर भी है, Na/16 यहां पर भी है, Na/16 यहां पर भी है, तो आंसर आएगा सभी में परमाणुओं की संख्या समान है। ठीक है, टाइम कम है भाई, टाइम कम है और गोदाम भरा पड़ा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। टाइम कम है और यहां माल बहुत है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन खराब हो जाएगी, बाद में करेंगे डिजाइन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या किसके परमाणुओं के समान होगी, आपको बताना है। यहां पर पढ़ लिया, कैसे करना है जल्दी से देखिए। सर नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु, सबसे पहले तो आप ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जो ये ग्राम परमाणु लिखा गया है, ठीक है, इस ग्राम परमाणु का मतलब ही आप लोगों के पास क्या होता है मेरे दोस्त, मोल होता है। इस ग्राम परमाणु का मतलब आप लोगों के पास क्या होता है मेरे दोस्त, मोल होता है। यानी यहां पर जो आप लोगों को शब्द दिया गया है कि भैया नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम परमाणु, तो इसका बड़ा ही सरल सा मीनिंग होता है मेरे दोस्त आप लोगों के पास कि नाइट्रोजन के 0.5 मोल, नाइट्रोजन के 0.5 मोल। अब एक काम करते हैं, अगर किसी के मोल नाइट्रोजन के मोल के बराबर आ रहे होंगे तो उसकी परमाणुओं की संख्या भी बराबर आ रही होगी। ठीक है, तो फंडा क्या है यहां पर हमारे पास, फंडा यह है कि अगर अगर अन्य परमाणु के मोल समान है, अगर अन्य परमाणु के मोल समान होंगे
तो परमाणु की संख्या समान होगी। ये फंडा दे दिया ताकि हम लोगों को आगे की कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये फंडा आप लोगों को पास दे दिया, संख्या समान होगी। ठीक है, अब आके चेक कर लेते हैं फटाफट से कि बाकी का यहां पर क्या है। फर्स्ट है बेटा आप लोगों के पास 12 ग्राम कार्बन, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा आप लोगों के पास मोल का फॉर्मूला ये होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास मोलिकुलर वेट। बोलो सर 12/12 यानी कितना आ जाएगा बेटा, 1 मोल यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। 12/12 कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है सर 32 ग्राम सल्फर है, यानी यहां पर ग्राम में मात्रा आप लोगों के पास इतनी है डिवाइडेड बाय अणुभार। बताइए 32/32 कितना हो गया, 1 मोल आ गया। यहां भी खेल नहीं बैठ रहा अपना, तो मोल समान ही नहीं आ रहे तो परमाणु की संख्या समान कैसे होगी। सर तीसरा देखिए, तीसरा है बेटा हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहां पर मैं अब डायरेक्ट कर दे रहा हूं 8/16 सॉरी 8/16 यानी 0.5 मोल यहां पर आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 मैग्नीशियम का परमाणु भार भी 24 होता है, यहां पर 1 मोल। तो बताइए नाइट्रोजन के 0.5 मोल थे और ऑक्सीजन के भी 0.5 मोल है, तो इसके भी परमाणु की संख्या समान होगी। तो आंसर बेटा हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन 3 चला जाएगा। कोई रेलगाड़ी बनानी है, रेलगाड़ी बनानी है मेरे दोस्त। हाँ भाई अगला सवाल आप लोगों के लिए बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए पीवाईक्यू नहीं लाया गया है, आप लोगों के लिए पीवाईक्यू भी लाया गया है बेटा। टॉपिक बाय टॉपिक कंसेप्ट बाय कंसेप्ट यहां पर चला जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तत्व ए और बी दो यौगिक B2A3 एंड B2A बनाते हैं। ठीक है 0.05 मोल B2A3 का भार 9 ग्राम है तथा 0.10 मोल B2A का भार 10 ग्राम है। ए और बी के परमाणु भार ज्ञात करने, आसान है कंसेप्ट से पढ़ेंगे। आइए क्या है बेटा, आपको ये चीज पता है ना, फंडा क्या है भाई, फंडा ये है कि 1 मोल अणु का भार आणविक भार होता है। फंडा ये है, आप लोगों को लिखाया गया है यहां पर, देख लीजिए, अब बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर अणु है तो 1 मोल अणु का भार 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, फंडा यह है कि भाई 1 मोल अणु का भार, 1 मोल अणु का भार सर किसके बराबर होता है, सर आणविक भार के बराबर होता है। ये लीजिए ये कंसेप्ट आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप लोगों के पास यहां पर चूंकि मेथड से करेंगे, मम्मी मेथड, कि भाई 0.05 मोल 0.05 मोल B2A3 का भार, B2A3 का भार जो आप लोगों के पास है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 9 ग्राम यहां पर दे दिया है। ठीक है तो 1 मोल 1 मोल B2A3 का भार कितना होगा बताइए, 1 मोल B2A3 का भार कितना होगा, 9/0.05, 9/0.05 यहां पर होगा। ठीक है इसको कर दूंगा मैं, तो ये 900/5 हो गया, इसके पॉइंट ऊपर चले गए आप लोगों के पास। ठीक है कितना बार कट रहा है जल्दी से बताइए, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 180 बार कट रहा है। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि भाई B2A3 का आणविक भार, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 2B प्लस 3A, और कितना आ रहा है ये 180 ग्राम, 180 ग्राम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप, इसको क्या देंगे मेरे लाल, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है ओके सर। अब इसी से ही जैसे ये किया है वैसे ही आप यहां पर B2A के लिए कीजिए। यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा आप लोगों के पास कि भाई 0.10 मोल, 0.10 मोल B2A का भार, B2A का भार कितना है बेटा आप लोगों के पास, 10 ग्राम है। ठीक है इसीलिए यहां पर अगर मैं लिखूं कि भाई 1 मोल
1 मोल B2A का भार यहां पर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास? तो यहां पर हो जाएगा 10/0.10। ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास सर? 1000/10 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 100 ग्राम। कितना हो गया? 100 ग्राम। तो कैसे लिखोगे यहां पर? 2B + A बराबर 100। 2B + A बराबर 100। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इसको क्या देंगे आप? इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। हो गया आप तो सवाल। देखिए, तो मैं क्या करूं, समीकरण 2 की हेल्प ले लेता हूं। समीकरण 2 से आप मुझे बताइए क्या दिख रहा है सर? 2B प्लस का A बराबर 100 है, यही है? बोलिए। तो यहां से A बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? 100 - 2B लिख सकता हूं। बोलो। हाँ सर। अब इस A का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। ठीक है, A का मान, एक एक चीज बतानी पड़ रही है समीकरण 1 में रखने पर। बताइए क्या होगा आप लोगों के पास? सर 2B + 3A की जगह रखूंगा मैं 100 - 2B बराबर 180। हो गया? तो यहां से हो जाएगा 2B + 300 - 6B बराबर 180। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 180 को इधर भेज दो और ये कट गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 120 बराबर 4B। तो B बराबर यहां पर आ जाएगा बेटा 120/4, यानी 30 ग्राम। तो आ गया आप लोगों के पास, क्या आ गया? B आ गया। और जैसे ही आप यहां पर रखोगे 100 - 2 × 30, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। कितना आ जाएगा? 40। यानी A आप लोगों के पास कितना आ गया? 40 ग्राम। तो बस हो गया। A 40 ग्राम है और B 30 ग्राम है, यानी ऑप्शन ये। हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? अगला क्वेश्चन अब AIPMT 2010 का सवाल है आप लोगों के पास, है ना? AIPMT 2010 का सवाल है। क्या है? एक त्रिपरमाणवीय गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो आप जरा बताइए। आप लोगों को यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि त्रिपरमाणवीय है। त्रिपरमाणवीय अणु है। त्रिपरमाणवीय अणु है, इसका मतलब साफ साफ है कि भाई जो परमाणुकता है, जो परमाणुकता है यानी जो एटॉमिसिटी है, वो कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास? 3 होगी, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु हैं। अब साफ साफ बोल दिया है 0.1 में कितने होंगे। तो भाई आपको पता है ना, n बराबर क्या होता है? n/na। और यहां पर n आप लोगों के पास क्या होता है बेटा? अणुओं की संख्या। ये n आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त? अणु की संख्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग करोगे 0.1 बराबर n/na, यहां से हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 na। n बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 na हो जाएगा। बोलो। तो ये आपने यहां पर क्या निकाल लिया बेटा? ये चीज यहां पर आप लोगों ने निकाल ली है बेटा, अणु की संख्या। ये चीज यहां पर क्या निकाल ली है दोस्त? अणु की संख्या आप लोगों ने निकाल ली है। तो यहां से क्या निकालेंगे अपन? तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। बताइए क्या फॉर्मूला बताया था? अणु की संख्या इंटू परमाणुकता। अणु की संख्या आ गई बेटा आप लोगों के पास 0.1 na। और परमाणु कितने बेटा? 3 है। ये आ जाएगा 0.3 na। कितना आ जाएगा? 0.3 na। अच्छा, वैल्यू में पूछा हुआ है तो वैल्यू में निकाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 0.3 × 6 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1.8 × 10⁻23, 1.8। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एकदम आसान कंसेप्ट है।
ठीक है सर। अगला सवाल आप लोगों के पास है, AIPMT मेंस 2011 का सवाल है कि किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। अणुओं की संख्या बतानी है तो चेक कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। पहला है 64 ग्राम SO2, तो ग्राम में मात्रा बटे SO2 का आणविक भार, सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का 32, ये हो गया 64 बराबर N/Na आप कर दीजिए। तो यहां से N जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा बेटा, Na के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं मेरे बच्चे फटाफट स्पीड से, माल बहुत है सर। 44 ग्राम में मात्रा है, CO2 का अणुभार भी 44 ही होता है, बराबर N/Na यहां पर होगा सर। इससे कट जाएगा तो यहां पर भी अणु की संख्या Na ही आप लोगों को प्राप्त हो रही है। ठीक है सर, तीसरा है बेटा आप लोगों के पास 48 ग्राम O3 है। तो बताइए ग्राम में मात्रा 48 है, ओजोन का आणविक भार भी 48 होता है, बराबर N/Na यहां पर होगा। 48 से 48 गया तो यहां पर भी जो अणुओं की संख्या आ रही है वो आप लोगों के पास Na ही आ रही है। बोलिए मेरे बच्चों। ओके सर। सर 8 ग्राम H2 है, ग्राम में मात्रा 8 है, H2 का अणुभार 2 होता है, N/Na यहां पर आप लोगों को करना है, 2 से ये 4 बार कट गया तो N बराबर हो गया मेरे दोस्त 4Na। तो सर्वाधिक अणुओं की संख्या आपको कहां दिखाई दे रही है, 4Na में दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सर नीट 2020 का सवाल आप लोगों के पास है। नीट 2020 का सवाल है कि 1 मोल कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर आप यहां पर ले रहे हो बेटा परमाणु का भार, तो यहां लेना होगा बेटा परमाणविक भार, यहां आप लोगों को लेना होगा परमाणु की संख्या, यहां क्या लोगे परमाणु की संख्या बटे यहां पर आवागाद्रो संख्या। ग्राम में मात्रा दे रखी है बेटा 12, कार्बन 12 का परमाणु भार होता है 12 है ना, कार्बन 12 का द्रव्यमान है आप लोगों के पास इतना। ठीक है, बराबर यहां से परमाणु की संख्या हम लोगों को लेनी है, बटे Na, यहां से यहां घट गया तो परमाणु की संख्या Na, ये लीजिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या आएगा दोस्त, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लिखिए, हो गया। चलिए, तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि भाई किस तरीके से हम यहां पर आप लोगों के मोल पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक जो आप लोगों के पास आता है वो होता है हम लोगों के पास, देखिए, प्रतिशत संगठन वाला सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। ठीक है, ये आप लोगों के पास होता है। तो आइए एक एक करके इनके फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, प्रतिशत संगठन का कैसे आप निकालते हैं। देखिएगा, किसी किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, ध्यान से देखिएगा बहुत, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व का प्रतिशत संगठन ऐसे निकाला जाता है, उस तत्व का भार उस तत्व का भार बटे में यौगिक का सूत्र भार, उस तत्व का भार बटे यौगिक का सूत्र भार इंटू 100 इस तरीके से आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बीच का जो खेल है वो आप लोगों को पास मैं यहां पर समझा देता हूं कि भाई मान लीजिए आप लोगों को कोई भी तत्व यहां पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तत्व के बाद आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा मेरे दोस्त प्रतिशत मात्रा। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्रतिशत मात्रा दी हुई रहेगी उसमें उसका एटॉमिक वेट का भाग देना है। ठीक है,
एटॉमिक वेट का जैसे ही भाग दोगे तो यहां पर आप लोगों के पास कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और जैसे ही आप इस वैल्यू का यहां पर सरल अनुपात निकालोगे, जैसे ही आप क्या निकालोगे दोस्त, यहां पर सरल अनुपात निकालोगे, तो यहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी, आइए इधर, ये इस तरीके से आपको टेबल बनानी रहेगी बेटा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के पास यहां पर टेबल बनानी रहेगी, ठीक है। और जो सरल अनुपात आएगा वही मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक है। जो सरल अनुपात होगा, जो सरल अनुपात होगा वही वही मूलानुपाती सूत्र होगा। जो सरल अनुपात होगा वही आप लोगों के पास मूलानुपाती यहां पर सूत्र होगा, ठीक है। अब बात होती है कि सर मूलानुपाती सूत्र से हम अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, तो जरा यहां पर तीसरी चीज आप देखने की कोशिश कीजिएगा बहुत शांति के साथ कि भाई अणुसूत्र बराबर क्या होता है आप लोगों के पास। अणुसूत्र बराबर होता है बेटा n गुणा मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र बराबर क्या होता है, n गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। और सर यहां पर n जो आप लोगों के पास होता है वो n क्या होता है सर, सर n होता है हमारे पास आणविक भार बटे मूलानुपाती भार, आणविक भार बटे मूलानुपाती भार, ठीक है। ये चीजें बेटा आप लोगों के पास यहां पर होती हैं। अब आइए देखते हैं हम कि किस तरीके से यहां पर हम लोगों के पास फॉर्मूलेस बन सकते हैं। ये तीन फॉर्मूलेज आप लोगों के पास है। अब आइए पहली चीज यहां पर दी गई है कि दो तत्व है एक्स एंड वाई है, एक्स का परमाणु भार 75 ग्राम है, वाई का परमाणु भार 16 ग्राम है, संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें x 75.8% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इस कंसेप्ट पर आप लोगों के पास यहां पर सवाल है, तो आइए कैसे करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर मैं आप लोगों के पास लिख दूंगा मेरे बच्चों तत्व, ठीक है। तत्व के बाद में यहां पर आप लोगों के पास लिखूंगा बेटा प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा के बाद मेरे बच्चों में लिखूंगा यहां पर आप लोगों के पास प्रतिशत मात्रा बटे एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। इसके बाद मैं आप लोगों के पास लिखने जा रहा हूं यहां पर सरल अनुपात। इसके बाद मैं आप लोगों के पास क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, सरल अनुपात यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्त देखते हैं। सर पहली चीज है बेटा यहां पर आप लोगों के पास x है और सर यहां पर आप लोगों के पास y है, ठीक है। x की प्रतिशत मात्रा है बेटा 75.8% है, 75.8 है। अब x दे रखा है 75.8, तो y कैसे निकालोगे, 100 में से घटा दो, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो अगर ये सिर्फ 75 होता तो 25 आ जाता, 75.8 है तो ये 24.2 आ जाएगा। आगे देखो प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, तो आप लोग क्या करोगे, 75.8 बटे x का परमाणु भार दे रखा है बेटा 75 और y का परमाणु भार दे रखा है बेटा 16, 24.2 बटे 16, ठीक है। अब एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 75.8 डिवाइडेड बाय 75, ये लगभग आ रहा है 1.0, 1.01। ये कितना आ रहा है जरा देखते हैं, 24.2, ठीक है। 24.2 डिवाइडेड बाय 16, ये आ रहा है 1.51, 1.51, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि भाई इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास कौन सी दिखाई दे रही है, बताइए। 1.01 और 1.51 में से मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास कौन सी है, सर मिनिमम वैल्यू हम लोगों के पास ये ऊपर वाली है,
तो भैया जो भी मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास रहेगी उस वैल्यू का आपको सब में भाग दे देना है। तो यहां पर जैसे ही 1.01 डिवाइडेड बाय 1.01 करेंगे एक आ जाएगा। सर 1.51 डिवाइडेड बाय 1.01 करेंगे 1.51 आ जाएगा, है ना। यानी अब हम लोगों को जो मूलानुपाती सूत्र दिखाई दे रहा है वो ऐसा है x1 y 1.5, लेकिन ऐसा एक भी फॉर्मूला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा एक भी फॉर्मूला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सरल अनुपात में क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को 2 से गुणा करूं तो मैं x2 और y को 2 से गुणा करूंगा तो x2 y3 हो गया। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, x2 y3। तो यहां पर हम लोगों को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है x2 y3, तो सर चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे आप लोगों के पास सवाल है इसी से ही मिलता जुलता। भाई एक यौगिक में A का परमाणु भार 12.5 है 25% भार से, तथा B का परमाणु भार 37.5 है, आप लोगों के पास 75% भार से उपस्थित है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले भिड़ते ही आपको लिखना है तत्व, फिर आप लोग लिखेंगे बेटा प्रतिशत मात्रा, फिर आप लोग लिखेंगे यहां पर प्रतिशत मात्रा बटे एटॉमिक वेट, फिर आप लोग यहां पर लिखेंगे बेटा सरल अनुपात। क्या लिखेंगे बेटा आप, सरल अनुपात यहां पर लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये तत्व है, प्रतिशत मात्रा है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आइए। तो तत्व ए, तत्व बी, प्रतिशत मात्रा ए की 25 और इसकी दे रखी है बेटा आप लोगों को 75। ठीक है, ए की 25 है और बी की कितनी है 75 है। एटॉमिक वेट का भाग दे देना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 12.5 और यहाँ 75 डिवाइडेड बाय 37.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, एकदम सरल अनुपात में है। 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास ए बी। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त आप लोगों के पास, ए बी आ जाएगा, ए बी, ए बी। सरलतम देना है, तुक्केबाजी में A2B2 मत लिख देना, जल्दबाजी में तुक्का मारते हुए A2B2 मत लिख देना। मूलानुपाती सूत्र में हमको सरल अनुपात देना होता है। ठीक है, ओके। आइए, नीट यूजी 2021 का आप लोगों के पास यहां पर सवाल है, मूलानुपाती सूत्र। और आप लोगों के पास देखिए नीट यूजी 2021 का सवाल है। आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे वही चीजें, तत्व, तत्व के बाद लिख देंगे यहां पर प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा के बाद लिख देंगे हम लोग यहां पर प्रतिशत मात्रा डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, और यहां पर आप लोग लिख देंगे क्या, सरल अनुपात। क्या लिखेंगे दोस्त, सरल अनुपात। आ जाओ देखते हैं यहां पर क्या आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा। चलो ये चीज है, आओ जरा देखते हैं क्या दिया गया है। एक कार्बनिक यौगिक में 78% कार्बन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन 78% है, तो बचा हुआ आप लोगों के पास 22% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 22% क्या होगा दोस्त, हाइड्रोजन होगा। अब यहां पर करते हैं 78 बटे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 22 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 छिंग 72, 6.5 के लगभग जाएगा। 78/12 6.5 एक्यूरेट। सर यहां पर ये 22 के लगभग जाएगा। अब क्या करेंगे आप, सर सरल अनुपात निकालना है, तो जो वैल्यू मिनिमम हो उसका सब में भाग दे देना है हम लोगों को। यानी दोस्त ये हम लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, मिनिमम दिखाई दे रही है, तो आपको इसका सब में भाग दे देना है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा आप लोगों के पास। और सर यहां पर अगर बात करें तो सर 22 डिवाइडेड बाय 6.5 कितना जा रहा है, जल्दी से करते हैं,
22 डिवाइडेड बाय 6.5, ये आ रहा है लगभग 3.38 के लगभग, 3.3 के लगभग आप लोगों को पास आ रहा है, 3.3। यानी आप लोगों को पास जो अनुपात दिखाई दे रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन में 1:3 का आप लोगों को पास रेशियो होगा, यानी सूत्र आप लोगों को पास कौन सा बनेगा, CH3 बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, CH3 बनेगा। क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को पास? ओके, तो ये सारे आप लोगों के पास दूसरे लॉजिक के क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। देखो, एक चैप्टर से नीट में मुश्किल से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है उसका वेटेज कितना है, डिपेंड करता है उसका वेटेज कितना है, ठीक है। तो हम सारे कंसेप्ट पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, फॉर्मूले भी बताए जा रहे हैं, और आप लोगों को इससे बेहतरीन चीज नहीं मिल सकती है बेटा, इससे बेहतरीन चीज आप लोगों को मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। अगली चीज देखिए, अगली चीज आप लोगों के पास यहां पर क्या है, अणुभार और वाष्प दाब में संबंध, ठीक है। अणुभार और वाष्प घनत्व, सॉरी वाष्प दाब बोल दिया मैंने, अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। तो दो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के नीट में, ज्यादातर दो ही फॉर्मूले से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे गए हैं, और वो दो फॉर्मूले आप लोगों के पास क्या है, सर मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वीडी, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, आणविक भार बराबर, सर यहां पर लिखा जाएगा 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वाष्प घनत्व यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ में आप लोगों को क्या लिखा गया था बेटा, कि परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा जनरली एक कैलोरी में ली जाती है, और ये किसके बराबर होता है, 6.4 के बराबर होता है। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, दो ही फॉर्मूले हैं बेटा, है ना, ये दो ही फॉर्मूले हैं जो बार बार आप लोगों के पास यूज आते रहेंगे, दो ही फॉर्मूले आप लोगों के पास बार बार यहां पर यूज आते रहेंगे इस टॉपिक में। आइए, क्या है, आसान है बेटा क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एक गैस का सूत्र COX पाया गया है, इसका वाष्प घनत्व 70 है, तो X का मान आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। तो आप जरा देखने की कोशिश कीजिए, भाई आप लोगों को क्या दे दिया है, वाष्प घनत्व दे दिया है, वाष्प घनत्व दे दिया है। कितना है बेटा वाष्प घनत्व आप लोगों के पास, सर 70 है, वाष्प घनत्व यहां पर 70 है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे आप, अणुभार निकालेंगे बेटा 2 गुणा वाष्प घनत्व से, अणुभार निकाला जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 गुणा वाष्प घनत्व से। तो यहां पर 2 गुणा 70 आप करेंगे तो आप लोगों का अणुभार आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 140 ग्राम आप लोगों के पास अणुभार आ गया है। मतलब ये जो COX है यहां पर इसका ओवरऑल भार कितना आ गया है बेटा, 140 ग्राम आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है। अब जरा बताइए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, X गुणा CO, 12 प्लस 16 28 होता है ये CO का आणविक भार, ये क्या है आप लोगों के पास, CO का आणविक भार मैंने लिखा है, CO का आणविक भार है, ठीक है। तो एक CO का आणविक भार होता है बेटा 28 ग्राम, तो यहां पर X है तो मैं लिख दूंगा X इंटू 28 बराबर 140 ग्राम हो गया है। तो यहां से X बराबर कितना हो जाएगा, 140 बटा 28, 140 बटा 28, 5 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है मेरे हिसाब से, तो चेक कर लेते हैं, 5 ही है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है कि एक गैस का वाष्प घनत्व है 11.2,
तो एसटीपी पर इस गैस के 2.4 ग्राम ग्रहण किया गया आयतन क्या होगा, यह आपको बताना है। भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहां पर वाष्प घनत्व के बारे में जानकारी दे दी गई है। कितनी है बेटा? सर 11.2 है। वाष्प घनत्व कितना है आप लोगों के पास? 11.2 है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकालोगे? सर 2 इंटू वीडी, 2 गुणा वाष्प घनत्व 11.2, तो अणुभार आप लोगों के पास यहां पर कितना आ जाएगा दोस्त? अणुभार आ जाएगा बेटा 22.4 ग्राम। अणुभार कितना आएगा? 22.4 ग्राम यहां पर आएगा। ठीक है, अगली चीज अणुभार आ गया है, ग्राम में मात्रा आप लोगों के पास आ गई है। कितनी है? 2.4 ग्राम यहां पर आ गया है। कितना आ गया है? 2.4 ग्राम। ठीक, और हम लोगों से पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि एसटीपी पर ग्रहण किया गया आयतन है, तो बड़े ही आराम से सवाल होगा आप लोगों के पास। सर आपने भार और आयतन के मध्य संबंध पढ़ाया हुआ था पहले टॉपिक में। सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, बराबर वी इन लीटर, और एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर, यही होता है। हाँ सर, तो सर ग्राम में मात्रा दे रखी है आप लोगों को 2.4, अणुभार है बेटा 22.4, बराबर सर वी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 हो गया। तो यहां से v इन लीटर बराबर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? सर 2.4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, तो क्या कट रहा है आप लोगों के पास? 22.4 से 22.4 कट गया, तो यह आ जाएगा 2.4 लीटर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगली चीज देखिए, अगली चीज आप लोगों के पास है कि दिया गया है कि एनटीपी पर 1 मोल N2 22.4 लीटर की जगह घेरती है, तो N2 का घनत्व यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, साफ साफ बोल दिया है 1 मोल N2, 1 मोल N2 का भार। अब देखिए N2 परमाणु नहीं है, अणु है। N2 आप लोगों के पास क्या नहीं है मेरे दोस्त? परमाणु नहीं है, अणु है। तो यहां पर बड़े ही आराम से आप लोग यहां लॉजिक लोगे कि भाई 1 मोल N2 का भार आप लोगों के पास हो जाएगा सर आणविक भार के बराबर। 1 मोल N2 का भार किसके बराबर होगा? सर आणविक भार के बराबर। और आणविक भार कितना होता है N2 का, बताइए? सर आणविक भार होता है N2 का 28 ग्राम। कितना होता है दोस्त? 28 ग्राम यहां पर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? सभी को पता है कि भाई आणविक भार बराबर हो जाएगा बेटा 2 इंटू वीडी। आणविक भार बराबर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? 2 इंटू वीडी आप लोगों के पास होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास कि आणविक भार है बेटा आप लोगों के पास 28, 2 इंटू वीडी, तो सर यहां से आप लोगों के पास वीडी बराबर क्या आ जाएगा? अच्छा, घनत्व पूछा हुआ है, वाष्प घनत्व नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आयतन यहां पर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है? आयतन है बेटा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर यहां दिया हुआ है। तो बड़ा ही आराम से फंडामेंटल कंसेप्ट है आप लोगों के पास। क्या है चीज कि घनत्व बराबर आप लोगों के पास क्या होता है? सर भार बटा आयतन। मैं वाष्प घनत्व निकाल रहा था, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो भार 28 बटे 22.4, 28 बटे 22.4, देखिए 28 डिवाइडेड बाय 22.4, 1.25 ग्राम पर लीटर, 1.25 ग्राम पर लीटर आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास? फर्स्ट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? हाँ भाई, अगर इतनी चीज क्लियर है तो यहां पर एक और सवाल नीट यूजी 2018 में इसी कंसेप्ट पर आधारित आप लोगों के पास पूछा गया है। क्या है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर आप लोगों को दिया हुआ है
टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे दोस्त 374 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको सभी को पता है कि केमिस्ट्री में हम कैलकुलेशन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं करते हैं, केल्विन में करते हैं। तो जैसे ही डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? सर 374 प्लस 273, 647 केल्विन। 647 केल्विन आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। प्रेशर आप लोगों को एक बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ग्राम में मात्रा आप लोगों को दे रखी है जल की, 1.8 ग्राम है। और जल वाष्प का जो अणुभार होता है आप लोगों के पास, वो कितना होता है सर? 18 ग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है आप लोगों को 0.0831 बार, ठीक है। लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहां पर आगे की चीज आप लोगों के पास क्या होती है? आइडियल गैस लॉ जानते हो? आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस समीकरण या आदर्श गैस नियम, ठीक है। या इसको लिख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है मेरे दोस्त? सर पीवी बराबर एन आर टी, वी बराबर क्या हो जाएगा? एन बाय पी आर टी, एन मोल होते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं आप लोगों के पास? सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर अणुभार इंटू पी, ठीक है, इंटू आर टी। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे बताइए? वेट इन ग्राम है 1.8, कितना है? 1.8। हाँ, मोलिकुलर वेट कितना है आप लोगों के पास? 18। प्रेशर कितना है एक बार? आर की वैल्यू 0.0831। टेम्परेचर है 647। करते हैं दोस्त, क्या आ रहा है? 1.8 गुणा 0.0831 गुणा 647, 96.77। 96.77 डिवाइडेड बाय 18, 5.37। 5.37 5.37 लीटर। ये लीजिए हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन मेरे दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है? हाँ भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास जो आ रहा है वो है रस समीकरण मितीय आधारित क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री की जान है। जिस व्यक्ति को ऐसे क्वेश्चन करना आ गया, समझ लीजिए उसको फिजिकल केमिस्ट्री बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये मान के चलिएगा कि भाई ये फिजिकल केमिस्ट्री की जान है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है मेरे दोस्त? जान है आप लोगों के पास। बहुत शानदार चीज है, एकदम धमाकेदार चीज है। आइए, क्या कंसेप्ट है इसके, क्या नहीं है, जरा यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। इसके कंसेप्ट को यहां पर देखने की कोशिश कर लेते हैं। पहली चीज मैं आप लोगों के पास लेना चाहता हूं, फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 1 यहां पर देना चाहता हूं, जरा देखने की कोशिश कीजिए। जब एक ही प्रकार का क्रियाकारक उपस्थित हो तो आप लोगों को क्या करना है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। जब जब अभिक्रिया में एक ही प्रकार का जब अभिक्रिया में एक ही प्रकार का क्रियाकारक उपस्थित हो,
कहने का मतलब यहां पर कैसे है, जैसे एक अभिक्रिया दे रखी हो, मान लीजिए एक गैस यहां पर आप लोगों को पास दे रहा है 3B प्लस 4C, ठीक है, ये आप लोगों को पास यहां पर दे रहा है ए गैस 3B गिव्स 4C, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों को पास क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना सर, ये चीज हम लोगों को पास क्रियाकारक है और ये चीज हम लोगों के पास यहां पर उत्पाद है। ये क्रियाकारक है और वो हम लोगों के पास क्या है दोस्त, उत्पाद है। तो यहां पर बड़े ही आराम से आप देखने की कोशिश कीजिए कि जब आप लोगों के पास एक ही प्रकार का क्रियाकारक दे रखा हो ना, तो आप देखिए सर इसकी रस समीकरण मिति कैसे लिखेंगे, इसका रस समीकरण मिति गुणांक कैसे लिखेंगे बताओ। ए का 1 है, बी का यहां पर 3 है, सी का यहां पर आप लोगों के पास 4 है, 1 3 4, ये आप लोगों के पास क्या है दोस्त, रस समीकरण मितीय गुणांक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बताइए जरा, कैसे लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि भाई ए के मोल डिवाइडेड बाय उसका रस समीकरण मितीय गुणांक बराबर, इसी से ही कंट्रोल हो रही है सारी, आप लिखेंगे बी के मोल डिवाइडेड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक 3 बराबर सर सी के मोल डिवाइडेड बाय उसका रस समीकरण मितीय गुणांक। जब एक ही प्रकार का क्रियाकारक दे रखा हो, आप सीधा इस कंसेप्ट को लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा फंडा थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा यहां पर खतरनाक वाला सवाल है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। दूसरा फंडा क्या है, फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है, देखिएगा मेरे बच्चे। फंडा नंबर 2 है कि जब अभिक्रिया में एक से अधिक क्रियाकारक दिए हुए हों, ठीक है, जब अभिक्रिया में एक से अधिक क्रियाकारक उपस्थित हों तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान की जाती है। तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान की जाती है। किसकी पहचान की जाती है दोस्त, सीमांत अभिकर्मक की पहचान आप लोगों के पास की जाती है। कैसे, अब जरा पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, सीमांत अभिकर्मक की पहचान कैसे करोगे जरा देखो। सीमांत अभिकर्मक को याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक को क्या बोलते हैं दोस्त, लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक की पहचान कैसे करोगे बेटा, सीमांत अभिकर्मक की पहचान, तो यहां पर सिंपल सा है, दिए गए मोल बटा रस समीकरण मितीय गुणांक, दिए गए मोल बटा रस समीकरण मितीय गुणांक। इस फॉर्मूले से बेटा आप लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक की पहचान कर सकते हो। और याद रखना, जिसके लिए बेटा वैल्यू मिनिमम आएगी, जिसके लिए ये वैल्यू बेटा मिनिमम आएगी, वही सीमांत अभिकर्मक होगा। वही सीमांत अभिकर्मक होगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्त, हाँ इतनी चीज क्लियर है, हाँ सर। तो अब देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोगों के पास, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया है बेटा यहां 2A प्लस 3B, यहां पर आप लोगों के पास है बेटा 4C प्लस 5D, 4C प्लस 5D, ये आप लोगों के पास एक अभिक्रिया दे रखी है। 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D, यहां पर आप लोगों को पास दे रखे, ठीक है सर। यहां पर ये जो चीज आप लोगों को पास है, अब यहां पर देखने की कोशिश कीजिए सर, दिए गए मोल, दिए गए मोल
यहां पर 4 है, ठीक है, और यहां पर आप लोगों के पास 3 है। दिए गए मोल आप लोगों के पास 4 है, 3 है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास कि रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर आप लोगों के पास 4 है, यहां पर आप लोगों के पास 5 है। 2 3 4 5 यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, रस समीकरण मितीय गुणांक है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जरा आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। तो आप सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए कि यहां पर सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो आप लगाएंगे यहां पर कि भाई सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा। सीमांत अभिकर्मक की पहचान करते हैं यहां पर, कैसे करेंगे, मोल बटा रस समीकरण मितीय गुणांक 4/2 बराबर 2, 3/3 बराबर 1। तो बताइए मिनिमम वैल्यू किसके लिए प्राप्त हो रही है, मिनिमम वैल्यू बी के लिए प्राप्त हो रही है। मिनिमम वैल्यू किसके लिए प्राप्त हो रही है दोस्त, बी के लिए हम लोगों को प्राप्त हो रही है। मिनिमम वैल्यू बी के लिए हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो यहां से आप लोग बड़े ही आराम से क्या लिख पाएंगे, अब बड़े ही आराम से कि ये यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है और अभिक्रिया लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार ही होगी, ए के अनुसार नहीं होगी। ये अब आप लोगों के पास एक्सेस रिएजेंट यानी आधिक्य अभिकर्मक होगा। ये कौन सा होगा दोस्त, आधिक्य अभिकर्मक, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, एन बी बटा 3 बराबर एन सी बटा 4 बराबर एन डी बटा 5। अब ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर तक पहुंचना है। क्लियर है ना। हाँ सर, सर ये एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट या फिर ईआर या फिर आधिक्य अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट या फिर ईआर या फिर आधिक्य अभिकर्मक आप लोगों के पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए क्या होता है। भाई सीमांत अभिकर्मक का मतलब है जो अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, और आधिक्य अभिकर्मक का मतलब है जो अभिक्रिया के दौरान शेष बचा हुआ रहता है। तो यहां बड़े ही आराम से लिख देंगे, ऐसा अभिकर्मक, ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान शेष बचा हुआ रहता है, ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान शेष बचा हुआ रहता है, आधिक्य अभिकर्मक आप लोगों के पास कहलाता है। क्या कहलाता है, आधिक्य अभिकर्मक कहलाता है। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास। हाँ सर, अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो आइए इस पर आधारित जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए। नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, है ना। नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आइए, क्वेश्चन है 0.01 मोलर डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के, पहले तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये है CR एक्वा है ना, CrH2O4, यहां Cl2, यहां Cl है। ये आपको बना दिया है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। लिखना आना चाहिए फॉर्मूले को। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर यही फॉर्मूला बनाना भी सिखा दो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है बेटा, वहां आपको सिखाया जाएगा। ठीक है सर, ये AgNO3 के साथ क्रिया हो रही है, और आपको पता है जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, क्या होगा, AgCl बनेगा, ये बाहर वाला AgCl बनेगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, CrH2O4, यहां पर ये Cl2 और यहां पर NO3 आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा।
ये है। अब यहां पर देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट है मोलर है और आयतन है। और आप सभी को पता होगा कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है सर, विलय के मोल, विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, ये आप लोगों के पास मोलरता होती है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो इसके मोल कैसे निकालेंगे बेटा, मोल निकालेंगे चलिए 0.01 गुणा 100 बटा 1000 करोगे तो ये 10⁻³ मोल आ गया, 10⁻³ मोल आ गया। अब आगे बोल रहा है कि AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई जाई है तो AgCl के अवशेपित होने वाले मोलों की संख्या क्या होगी, है ना। अब ये एक्सिस में है, ये बोल दिया है कि ये ऑलरेडी आधिक्य में है, ये ऑलरेडी आधिक्य में बोला हुआ है, एक्सिस मतलब आधिक्य। तो ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। बोलो, तो सिंपल सी बात है। अब आइए इधर देखिए, सर इसका रस समीकरणितीय गुणांक 1 है, सर इसका रस समीकरणितीय गुणांक 1 है, सर इसका रस समीकरणितीय गुणांक 1 है, सर इसका रस समीकरणितीय गुणांक यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अंग्रेजी वाली मैडम बोलती हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे भाई कुछ ही बोल लो, यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास एक होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सेम है सभी का, तो मोलों की संख्या भी सेम होगी। तो यहां पर NaGCl भी आप लोगों के पास क्या होगा, एक, सॉरी 10⁻³ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। सर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये लो, शानदार क्वेश्चन है, एकदम जानदार क्वेश्चन है, नीट यूजी 2018 का, नीट यूजी 2018 का एकदम शानदार और जानदार क्वेश्चन है ना। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पर बेस्ड है अंग्रेजी वाली मैडम के हिसाब से। स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है, फॉर्मिक एसिड है भाई, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया करवा रहे हो H2SO4 से, सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 निर्जली कारक होता है, यानी पानी निकाल देता है, तो यहां से H2O निकलेगा और CO गैस आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा। ठीक है, आगे आओ, ऑक्जेलिक अम्ल है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल मतलब ये आप लोगों के पास ऑक्जेलिक अम्ल है, यहां भी आप लोगों के पास सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4। सर यहां से भी आप लोगों के पास CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड है। ठीक है, हाँ भाई, पधारो आगे, थोड़ा सा पधारने की कोशिश करो। देखो अब क्या बोल रहा है, उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को KOH के टुकड़े से गुजारा जाता है तो STP पर बचे हुए उत्पाद की गणना कीजिए, ये आप लोगों के पास है। ठीक है, अब आओ इधर देखो, HCOH का रस समीकरण गुणांक और CO का रस समीकरण गुणांक एक ही है, तो मोल भी एक ही होंगे, तो करो भाई, NHCOOH 2.3 बटे 12 और 2 14, 14 और 32, 14 और 32 कितना हो गया, 46, 1/20। ठीक है, हाँ भाई, अब ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक 4.5 बटे 12 और 12 24, 24 और 2 26, 26 और 64, 26 और 64 90, ये भी हो गया 1/20, खत्म होगी कहानी।
ये 1/20 मोल, तो ये भी क्योंकि रस समीकरण गुणांक सेम है। ये 1/20 मोल, ये भी 1/20 मोल, ये भी 1/20 मोल, ये भी 1/20 मोल, क्योंकि रस समीकरण गुणांक सेम है। अब यहां एक छुपी हुई बात क्या कही गई थी कि भाई KOH में से गुजार रहे हो, KOH में से गुजार रहे हो, तो जैसे ही आप KOH में से गुजारोगे तो KOH CO2 को अवशोषित कर लेती है। गैसीय मिश्रण को KOH में से गुजारने पर गैसीय मिश्रण को KOH में से गुजारने पर CO2 अवशोषित हो जाती है इडियोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली है, तथा CO शेष रहती है, तथा CO आप लोगों के पास शेष रहती है। CO क्या रहती है मेरे दोस्त, आप लोगों के पास शेष रहती है। तो यहां पर देख लो, शेष CO के मूल 1/20 यहां, 1/20 यहां, 1/10 मोल आ गया, 1/10 आ गया, तो CO का भार 2.8 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इडियोमेट्री का क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, इडियोमेट्री, तगड़ा क्वेश्चन था दोस्त। हाँ, नीट यूजी 2019, ये तो एकदम ही आसान है, ये तो एकदम ही आसान है। क्या है, हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं की संख्या बतानी है, कर देंगे। पहले तो हेबर प्रोसेस, N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, और यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, 2NH3 गैस, ये हो गया। N2 गैस प्लस का 3H2 गैस गिव्स द 2NH3, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि जो रस समीकरण गुणांक है, जो रस समीकरण गुणांक है वो कितना आप लोगों के पास, सर 1 है, सर यहां पर 3 है, यहां पर आप लोगों के पास 2 है, 1 3 2, यहां पर आप लोगों के पास रस समीकरण गुणांक है। अब हाइड्रोजन की पूछ रहा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय 3 बराबर अमोनिया के मोल डिवाइडेड बाय उसका रस समीकरण गुणांक, खेल खत्म। 20 मोल है भाई, तो यहां से NH2/3 बराबर 20/2 कर दीजिए, तो यहां से NH2 आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 30 मोल आप लोगों के पास आ गया, कितना आ गया, 30 मोल आ गया आप लोगों के पास, बोलो। अब यहां पर चूंकि 30 मोल आप लोगों के पास आ चुके हैं, तो बताइए हाइड्रोजन अणु के मोलों की संख्या यहां पर क्या होगी। तो हाइड्रोजन मोल पूछे हुए तो बस हो गया काम। अब तो मैं तो अणु की संख्या निकाल रहा था, मोल तो आ गया 30। हलवा क्वेश्चन, चुटकियों में होते हैं बेटा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ भाई, ये सवाल है, O2 के 1.5 मोल Mg से संयुक्त होकर MgO बनाते हैं, संयुक्त MgO का द्रव्यमान कितना होगा। भाई O2 है प्लस Mg है, ये संयुक्त होकर आप लोगों के पास MgO बना रहे हैं, यानी इसको आधा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब आइए करते हैं, तो यहां पर जो रस समीकरण गुणांक है वो कितना हो गया, आधा, एक, एक हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के मोल और MgO का द्रव्यमान पूछा हुआ है, तो यहां से
कुछ नहीं, ये करना है NO2 डिवाइडेड बाय इसका रस समीकरण मित्तीय गुणांक 1/2 NMGO डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब आइए, ऑक्सीजन के 1.5 दे रखे हैं, तो 1.5/1 इंटू 2 बराबर NMGO/1। तो यहां से MgO के जो मोल आ गए वो कितने आ गए दोस्त? 3 मोल आप लोगों के पास आ गए। कितने आ गए? 3 मोल आ गए। बोलो कितने आ गए? 3 मोल आ गए। अब यहां पर आओ, MgO का द्रव्यमान, तो N बराबर होता है बेटा संयुक्त Mg का द्रव्यमान आपको बताना है। अच्छा, Mg का पूछा हुआ था यार, मैं भी क्या कर रहा हूं। NMg/1 NMg/1 NMg बराबर 3 मोल आ गया। 3 मोल आ गया, तो यहां से तो ये लो 72 ग्राम। कितना हो गया? 72 ग्राम यहां पर हो गया। कर लोगे? ये पिछले ही साल आया है, ये पिछले ही साल परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पास आया कि लाइमस्टोन की कितनी मात्रा को गर्म करने पर सीओ के 56 किलोग्राम प्राप्त होंगे। ये पिछले साल ही क्वेश्चन आप लोगों को पास पूछा गया है कि लाइमस्टोन की कितनी मात्रा को गर्म करने पर CaO के 56 ग्राम प्राप्त होंगे। तो आइए करते हैं। CaCO3 ये सॉलिड है आप लोगों के पास, ठीक है, ये हम लोगों को दे रहा है CaO सॉलिड प्लस का CO2 गैस, ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, लाइमस्टोन के। सर रस समीकरण मित्तीय गुणांक, सर एक, सर एक, सर एक है, ठीक है। अब आ जाओ, एक 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 है, तो भाई यहां से क्या होगा आप लोगों के पास? छप्पन है, तो इसका आणविक भार कितना होता है? 40 + 16 बराबर 56 ग्राम होता है ना। तो मोल कितने आ गए इसके? 56 इंटू 1000, 10⁻³ आ गए। ये लो, ये आ गया। अब बस ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। अड़तालीस और 16 60 100। ओके जी, ठीक, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, ठीक है, कि अभिक्रिया 2A+B, ये रस समीकरण में तिप आ गया, A+2B, यहां पर है बेटा C, यहां पर है आप लोगों के पास C, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि आप लोगों के पास जो रस समीकरण में गुणांक है वो कितना है बेटा आप लोगों के पास? सर A का 1 होगा, B के लिए 2 होगा, C के लिए आप लोगों के पास 1 होगा, 1 2 1 है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के पास दिए गए मोल देख लेते हैं। दिए गए मोल A के 5 हैं, B के 8 हैं, है ना, C के तो ज्ञात करना ही है। तो सीमांत अभिकर्मक के लिए क्या करेंगे भाई? सीमांत अभिकर्मक के लिए क्या करा जाएगा बताइए? 5/1 बराबर 5,
8/2 बराबर 4। मिनिमम वैल्यू यहां पर बी के लिए आ रही है। मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है दोस्त, आप लोगों के पास बी के लिए आ रही है। तो यहां पर ये जो है, ये यहां पर सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, NB/2 बराबर NC/1। NB कितने हैं बेटा आप लोगों के पास, B के 8 मोल हैं। 8/2 बराबर NC बराबर कितना आ जाएगा, 4 मोल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया, बोलो यस। करो इसको जल्दी से। तो यहां तक की कहानी मेरे दोस्तों आप लोगों को बताई जा चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई है। ठीक है, अगला कंसेप्ट हम लोगों के पास है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को नीट के पेपर में देखने को मिले होंगे बेटा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले में ऑलरेडी लिख के लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए कि आप तुल्यांकी भार की गणना कैसे करेंगे मेरे बच्चों। आइए, तो यहां पर तुल्यांकी भार की गणना के लिए कुछ सूत्र आप लोगों को दिए गए हैं और इन सूत्रों की जानकारी होना आप लोगों को आवश्यक है। जरा देख लीजिए क्या है। किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे आप, परमाणु भार बटे संयोजकता से निकालेंगे। आयनों का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा बेटा, आयनों का सूत्र भार बटे संयोजकता, है ना, संयोजकता या वैलेंसी फैक्टर। अब इसके बाद जो आप लोगों को लिखा गया है वो है आयनिक यौगिकों का तुल्यांकी भार। आयनिक यौगिकों का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो किसी भी आयनिक यौगिकों का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, कि धनायन का तुल्यांकी भार प्लस ऋणायन का तुल्यांकी भार। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप आप लोगों को H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, आयनिक यौगिक है, और इसका तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे। H2SO4 में धनायन क्या है, H+ का तुल्यांकी भार, और ऋणायन क्या है बेटा, SO4- का तुल्यांकी भार। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, एक, तो यहां H+ का तुल्यांकी भार कैसे निकाला, एक इसका परमाणु भार और एक ही इसकी संयोजकता, 1/1 बराबर 1। ठीक है, SO4-2 कैसे निकालोगे, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का हो गया आप लोगों के पास 64, तो 32 + 64 यहां पर कितना हो जाएगा, 96, सॉरी हाँ 96 हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, और 96 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आप लोगों के पास 48 के आसपास आएगा। कितना आएगा दोस्त, 48। तो ऐसे यहां पर आप लोगों ने 48, तो एक H+ और 48 यहां पर SO4-2 का आया है। तो आप लोगों के पास जो जो H2SO4 का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट होगा वो यहां पर 49 आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, हाँ भाई। आगे है बेटा आप लोगों के पास यहां पर अम्लीय क्षार का तुल्यांकी भार आप कैसे गणना करेंगे, एक बार यहां पर देख लीजिए। तो अम्लीय क्षार देखो, वैसे मैंने आप लोगों को जो आपके ईयर लॉन्ग वाले क्लासेस हैं वहां पर इनको अलग से स्टेप बाय स्टेप चीजें निकालकर आपको बताइए, लेकिन फिलहाल ये माइंड मैप है तो यहां पर आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है, इसलिए मैं आप लोगों को फॉर्मुलेज और इस पर आधारित जो नीट के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। तो भैया अम्लीय क्षार का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे बेटा, अणुभार बटे क्षारकता या अम्लीयता। अब एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान में रखना मेरे बच्चों, नोट के फॉर्म में मैं आपको लिखा देता हूं कि भाई जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास, H+ त्यागते हैं। अम्ल क्या होते हैं आप लोगों के पास, H+ त्यागते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो अम्ल H+ त्याग रहा है तो जितने H+ त्यागेगा वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो त्यागे गए H+ की संख्या, त्यागे गए H+ की संख्या ही क्षारकता यानी बेसिसिटी कहलाती है। क्षारकता यानी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है इतनी चीज, हाँ। अब अगर इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर है तो जरा आगे की चीज समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के पास क्षार यानी बेस की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, क्षार यानी बेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा कि क्षार आप लोगों के पास OH- त्यागते हैं। क्षार आप लोगों के पास क्या त्यागते हैं बेटा, OH- त्यागते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा तो त्यागे गए OH- की, ठीक है, संख्या ही
त्यागे गए OH माइनस की संख्या ही अम्लता यानी एसिडिटी कहलाती है। अम्लता यानी आप लोगों के पास एसिडिटी कहलाती है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों से, है ना? तो ये दोनों चीजें आप लोगों के पास क्लियर होनी चाहिए, अम्ल के बारे में भी और क्षार के बारे में भी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को अम्लता और क्षारकता के बारे में यहां पर चीजें क्लियर कर दी है। सर अगली चीज और क्या हो सकती है यहां पर कि किसी लवण का तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे बेटा? लवण का तुल्यांकी भार निकाला जाएगा अणुभार बटे धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश। कैसे निकालोगे बेटा? अणुभार बटा धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश यहां पर निकाला जाएगा। जैसे Na2SO4 लवण है आप लोगों के पास, क्या है बेटा? Na2SO4 लवण है, और ये लवण आप लोगों के पास किस में जाएगा बेटा? Na प्लस और SO4-2 में जाएगा। यह लवण किस में जाएगा आप लोगों के पास? Na प्लस और SO4-2 में जाएगा। तो आप देखिए कि यहां पर धनायन पर उपस्थित कुल आवेश भी +2 है भाई, एक Na पर +1 तो 2 Na पर +2, और ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश कितना है सर? -2 है। यानी धनायन पर उपस्थित कुल आवेश +2 है, ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश -2 है। तो यहां पर आप लोगों के पास जो Na2SO4 का अणुभार में क्या करोगे आप? सर धनायन वाला ले लिया और ऋणायन वाला ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, और डिवाइडेड बाय नेट चार्ज को यहां पर आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। खत्म हो गई बात। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आप लोगों के पास रेडॉक्स अभिक्रियाओं में यूज आता है। तो आक्सीकारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार क्या होता है मेरे बच्चों? तो आक्सीकारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार होता है पदार्थ का अणुभार बटे में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है पॉइंट? पदार्थ का अणुभार बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये सारे सूत्र आप लोगों के पास होते हैं मेरे दोस्त तुल्यांकी भार निकालने के। तो आइए अब हम लोगों के पास यहां पर तुल्यांकी भार पर आधारित क्वेश्चंस हैं या उसके अनुप्रयोग हैं, जरा देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 0.45 ग्राम अम्ल जिसका अणुभार है 90 ग्राम पूर्णतया 0.5 नॉर्मल NaOH के 20 ml द्वारा उदासीन होता है, तो अम्ल की क्षारकता आप लोगों को बतानी है। देख लीजिए भाई, यहां पर सिंपल सी बात हो रही है कि आप लोगों के पास जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया यहां पर क्षार के साथ हो रही है। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है बेटा? क्षार के साथ हो रही है। तो यहां पर हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है, बराबर यहां पर आप लोगों के पास होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होगा बेटा आप लोगों के पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक है, अब आओ जरा देखने की कोशिश करो, पॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा? पॉइंट यहां पर सर अम्ल की बात हो रही है यहां पर आप लोगों के पास, तो यहां पर आप ग्राम इक्विवेलेंट की जगह कैसे लिख सकते हो? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय यहां पर लिखा जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर, सर बेस के बारे में क्या लिख सकते हो आप? सर नॉर्मलता इंटू V इन ml में है बटे में 1000 कर देना, क्योंकि आप ml को लीटर में बदल रहे हो। खत्म हो गया खेल। और सभी को पता है कि अभी मैंने बताया है कि तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? सर परमाणु भार, परमाणु भार डिवाइडेड बाय संयोजकता, परमाणु भार डिवाइडेड बाय संयोजकता, ये आप लोगों के पास होता है। तो यहां पर रखना है, बताइए अम्ल की ग्राम में मात्रा है 0.45, ठीक है, तुल्यांकी भार निकालना है, तो यहां पर अम्ल का मोलिकुलर वेट है 90 इंटू एन फैक्टर लिख देता हूं संयोजकता को। ठीक है सर, नॉर्मलता दी गई है 0.5, आयतन यहां पर आप लोगों को पास दिया गया 20 बटे में यहां पर आप लोगों को पास हो गया 1000, बटे में कितना हो गया आप लोगों को पास? 1000 हो गया यहां पर। ठीक है, अब आइए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो एन फैक्टर जो यहां पर आप लोगों को पास निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 0.5 इंटू 20 इंटू 90, 0.5 इंटू 20 इंटू 90 अपॉन में 0.45, ठीक है,
इंटू 1000 इंटू 1000, ये आप लोगों को पास हो गया, ये आप लोगों को पास हो गया। अब चलो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा जरा देखते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 90, 90 बन गया, ठीक है। तो 90 बटे में है ना n फैक्टर बराबर, हाँ अब ये करो 0.45, हाँ गलती हो रही है, 0.5 इंटू 20 इंटू 90, 900 होगा। वही तो मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो रही है, 900। और ये हो रहा है आप लोगों के पास 0.45 गुणा 1000, 450। तो यहां से जैसे ही आप इसको काटोगे तो n फैक्टर यानी संयोजकता कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैनेजमेंट ने हमें कहा था कि भाई 59 मिनट्स यानी 1 घंटे के अंदर आपको चैप्टर कराना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, ठीक है, कि 59 मिनट्स में फिजिकल केमिस्ट्री होना बहुत मुश्किल है। अगर आपको फॉर्मूले भी लिखाने हो तब भी मुश्किल है, ठीक है। तो आप माइंड मैप में ये मत मान के चलना कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। हाँ ये है कि कम से कम टाइम में आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी, ये हमारा लक्ष्य है। भले 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे लग जाए, है ना, लेकिन अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपका फायदा आपको किया जाएगा। हमारे लिए बच्चे महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोग बाग तो कहेंगे आधे घंटे में करा दो, अरे मजाक थोड़ी ना है भाई, पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है, मजाक थोड़ी ना करा रहे हैं। हाँ तो ये भी आप लोगों के पास ग्राम इक्विवेलेंट पर बेस्ड कंसेप्ट है। यहां पर आइए क्या है बेटा आप लोगों के पास, बच्चे इंपॉर्टेंट है भैया हमारे सबके लिए, कि एक अम्ल के 0.126 ग्राम के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 0.1 नॉर्मल NaOH के 20 ml की आवश्यकता है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार यहां पर ज्ञात करना है। यह भी आप लोगों के पास तुल्यांकी भार पर आधारित ग्राम इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, वही चीज है कि यहां पर लिखा जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू, यहां पर आप लोगों को पास हो जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड और बेस के बारे में यहां पर कहानी हो गई है। अब आइए अम्ल का कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यहां से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बराबर, सर बेस के लिए आप लोगों को दिया हुआ है 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय मिलीलीटर, को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर आगे की गणित क्या कहती है सर आपकी, सर वेट इन ग्राम निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहां से हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास सर वेट इन ग्राम इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 20, ठीक है। W इन ग्राम क्या है 0.126 इंटू 1000 बटे में 0.1 इंटू 20 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आप लोगों के पास, सॉल्व करते हैं मेरे मित्रों। 0.126 इंटू 1000 126, 126 डिवाइडेड बाय 2 करो 63 आ जाएगा आप लोगों के पास। ये लो, कहां ही दिक्कत है जीवन में, जीवन में कहां दिक्कत है, एकदम सही चल रहा है भैया माहौल। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है कि एक द्विसंयोजी, ऑलरेडी बोला हुआ है द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार 24 है, ठीक है। एसटीपी पर इस धातु में 12 ग्राम में जब एक अम्लीय विलयन को अधिकता में मिलाया जाता है तो मुक्त हुई हाइड्रोजन का आयतन आपको बताना है। मुक्त हुई हाइड्रोजन का यहां पर आप लोगों को बताना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु, बस बराबर करना होता है, इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये लो
खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई। अब सर यहां पर बात करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है सर, धातु की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, ठीक है सर। एक काम करते हैं यहां से, सर ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय इसका तुल्यांकी भार ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं दोस्त? तुल्यांकी भार ले लेते हैं, तो हमारे पास चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए यहां पर चीज इतनी मैंने आपको बताई है, बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे? फटाफट से बताओ भाई, एकदम फुर्ती से बताओ, ठीक है। तो बस वैल्यू ही तो रखनी, हो गया आपका तो काम। धातु की ग्राम में मात्रा दे रखी है बेटा 12, इक्विवेलेंट वेट है आप लोगों के पास 24, ठीक है 12/24 हो गया। अब यहां पर बात करते हैं हम आप लोगों से कि भाई हाइड्रोजन का, भाई इसको कैसे लिखोगे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर लिख दो। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, तो जब 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी तो आप लोगों के पास H2 निकलेगी। तो यहां पर जो एन फैक्टर आप लोगों के पास होगा वो एन फैक्टर कितना होगा? 2 ही होगा। वो एन फैक्टर कितना होगा दोस्त आप लोगों के पास? 2 होगा। तो बस हो गया काम। ये 1/2 इज इक्वल्स टू ये हो गया मोल, मोल एन फैक्टर 2, तो मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा? 1/4। मोल ऑफ H2 कितना आ जाएगा? 1/4। लेकिन मोल नहीं पूछा है, आयतन पूछा है, तो यहां से निकाल लीजिए V इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, V इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मोल आ गया बेटा 1/4, V की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो यहां से V इन लीटर आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5.6 लीटर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल अच्छा सवाल है ये भी। क्या है क्वेश्चन कि 2.8 ग्राम आयरन, क्या लिखा हुआ है बेटा? 2.8 ग्राम आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से 3.2 ग्राम कॉपर विस्थापित कर देती है। यदि आयरन का तुल्यांकी भार 28 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार यहां पर ज्ञात करना है। ये आप लोगों के पास है, ठीक है। अब जरा देखने की कोशिश करो, क्या करेंगे हम? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। यहां पर W इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये आप लोगों के पास है, ठीक है। अब आगे देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर आयरन की ग्राम में मात्रा 2.8 है, डिवाइडेड बाय आयरन का यहां पर आप लोगों के पास क्या है? तुल्यांकी भार 28 है, डिवाइडेड बाय कॉपर की ग्राम में मात्रा है 3.2 है। इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को निकालना है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा, कितना आएगा? 3.2 इंटू 28 बटा 2.8, ठीक है। ये पॉइंट हट गया इसका, तो यहां से ये 10 बार यानी 32 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। खत्म। मतलब अगर आपको कंसेप्ट आ रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट में जो फॉर्मूले आपको बताए गए और इसके अलावा जिसमें रिलेशन पूछे वहां पर आप ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में कर दीजिए, आपका यहां पर सवाल बन जाएगा, आपका यहां पर मेरे बच्चों सवाल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं अभी तक मैंने आप लोगों को सारी वैरायटी लगभग कवर करा दी है, सारी वैरायटी लगभग कवर करा दी है। आप देख लीजिए, हमने जनरल मोल के कंसेप्ट की वैरायटी कर ली है, इस पर आधारित सारे सवाल कर लिए हैं, देखो नीट वाले भी करे, इंपिरिकल परसेंटेज ये सारी चीजें भी कर दिए। देखो ये आप लोगों के पास वाष्प घनत्व वाली वैरायटी, ये रस समीकरण वाली वैरायटी, ये देखो ये तुल्यांकी भार वाली वैरायटी भी कर दी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट में है परमाणु भार और अणुभार की गणना,
वैसे तो ये सब चीजें कर ही चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये जो आप लोगों के पास मेथड्स होते हैं ना, ड्यूलॉग पेटिट्स लॉ, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास होते हैं सिल्वर क्लोराइड मेथड, ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि किसी एक ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी पर ग्राम है, इसका तुल्यांकी भार आप लोगों के पास 31.8 है, तो यहां पर इसका परिशुद्ध परमाणु भार क्या होगा। देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा, ड्यूलॉग पेटिट्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, ड्यूलॉग पेटिट्स लॉ, ड्यूलॉग पेटिट्स लॉ में क्या होता है बेटा आप लोगों के पास कि परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है बेटा 6.4 यहां पर आप लोगों के पास होता है। बड़ा सिंपल सा रूल है यहां पर। अच्छा ये केवल ठोस पर लागू होता है, केवल किस पर लागू होता है मेरे दोस्त, ठोस पर लागू होता है, द्रव और लिक्विड का कोई काम नहीं होता, एक्सेप्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर, ठीक है। तो परमाणु भार निकालना है हमको, परमाणु भार तो निकालना है हमको, तो बराबर 6.4 डिवाइडेड बाय विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, 6.4 डिवाइडेड बाय विशिष्ट ऊष्मा। बताइए, तो विशिष्ट ऊष्मा है 0.1 है, तो यहां पर हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 64 के अराउंड आ जाएगा। ये लो, खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। क्या ही दिक्कत है जीवन में सर। अगली चीज है, अगली चीज है, ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आप लोगों के पास बन गया है, जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है कि एक धातु M एक सल्फेट आप लोगों के पास बना रही है, ठीक है, एक धातु M सल्फेट बनाती है जो कि MgSO4.7H2O से समाकृतिक है। मतलब यहां इसको देखो आप, MgSO4.7H2O है, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। अब यहां पर जो Mg है वो +2 है, तो हमारी जो धातु M होगी उसके ऊपर भी क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से इतने धातु इतने ग्राम चांदी को विस्थापित करती है तो धातु M का परमाणु भार। अरे यार लॉजिक ही एक ही है मेरे पास तो ऐसे सवालों को करने के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु बराबर यहां पर आप लोगों को पास हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ चांदी यानी Ag। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ चांदी हो जाएगा। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब आप लोगों के पास वही वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आप लोगों के पास, यहां पर आप लोगों के पास वही वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। सर आगे देखिए, सर यहां पर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर आप लोगों के पास होगा, ठीक है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है, वेट इन ग्राम, वही चीज है, लिख देता हूं इक्विवेलेंट वेट। चलिए सॉल्व करें, तो धातु की ग्राम में मात्रा दे रखी है 0.6538, n फैक्टर 2 है, ठीक है। तो परमाणु भार हमें निकालना है, जो भी बोलना चाहो आप, बराबर यहां पर वेट इन ग्राम सिल्वर का कितना है 2.16 है, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है 108। कितना होता है 108, पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, n फैक्टर 1 होता है। तो यहां से आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आएगा वो आएगा 0.6538 गुणा 2 गुणा 108 बटे में 2.16, ठीक है। तो वैल्यूज क्या बनेंगे बेटा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो। 0.6538 गुणा 2 गुणा 108, 141.22 है, 141.22 डिवाइडेड बाय 2.16, 65.37 है बेटा।
65.37 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आप लोगों के पास थर्ड आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि 71 ग्राम क्लोरीन एक धातु से जुड़कर इसके 111 ग्राम क्लोराइड देती है और क्लोराइड MgCl2.6H2O के समाकृतिक है, तो धातु का परमाणु भार आपको ज्ञात करना है। समाकृतिक बोलते हैं, हमें समझ में आ गया है कि जो Mg की वैलेंसी होगी वही धातु की वैलेंसी होगी। तो आप लोग बोलेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ धातु बराबर सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। सीधी रखेंगे, धातु का परमाणु भार हमको, भाई धातु का भार देख लीजिए, धातु की ग्राम में मात्रा, धातु की ग्राम में मात्रा आप कैसे निकालेंगे? 111 माइनस 71 बराबर 40 ग्राम। यहां पर आप लोगों के पास धातु की ग्राम में मात्रा आ गई, तो यहां पर रख दीजिए 40 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट मतलब एटॉमिक वेट इंटू एन फैक्टर 2 है बराबर Cl2 है, तो Cl2 71 बटा यहां पर आप लोगों के पास परमाणु भार 35.5 इंटू एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 होगा, तो ये 2 हो गया आप लोगों के पास, 2 से ये 2 कट गया, तो जो एटॉमिक वेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। ये लीजिए, तो ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा हो गया। एट द लास्ट, नीट में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से नीट में क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती हैं। नीट में क्वेश्चन कम आएगा इससे, नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हां, बोर्ड लेवल पर आ सकता है, बोर्ड लेवल पर आ सकता है, थ्योरी आएगी, बोर्ड लेवल पर इसकी थ्योरी आप लोगों के पास पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। ठीक है, इनकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो हमारे यकीन के बैच हैं, अर्जुना के बैच हैं, लक्ष्य के बैच हैं, यहां पर इसकी थ्योरी डिटेल से आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, लेकिन यहां आप एक फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हो कि कौन कौन से लॉज यहां पर हैं। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए माइंड मैप का 1 शॉर्ट सीरीज, है ना, एट मोल कंसेप्ट का। अब आपको करना क्या है ना, प्रैक्टिस करनी है सवालों की। ठीक है, सवालों की प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए यहां पर फायदा होने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, सभी को प्यार दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।